होमवर्क था कल का? प्राइवेसी ब्लॉक नहीं, और sales एक मिनट। का। सबसे पहला होमवर्क ये था कि हम एजिंग कब यूज करेंगे और डिटेल ट्रायल बैलेंस कब यूज करेंगे। कौन जवाब देगा? हाँ लिख देना। ठीक है, कौन जवाब देगा? हाँ, दो दो यश। सर एक कस्टमर एजिंग जो है हमारी कस्टमर का स्पेसिफिक डिटेल्स बताएगा हाँ, कि उसका क्या टाइम पीरियड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम एक निकाल पाएंगे उसका डाटा। कस्टमर क्या क्वेश्चन पूछेगा जब हम ये जवाब देंगे? कस्टमर एजिंग बेसिकली हमको यही पूछेगा कि ये दोनों के डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक तो कस्टमर एजिंग में हमें सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स बता पाएंगे। ट्रायल बैलेंस जो हमारे ऑलरेडी एसेट्स है हाँ हाँ इंक्लूडिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, करंट एसेट्स जो भी उन सब की डिटेल्स बताएंगे। ठीक है। और डिटेल ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस रहेगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो बेसिकली हमें सम अप बताएगी और रिटेल ट्रायल बैलेंस में हमें एवरी ट्रांजैक्शन का एक डिटेल बताएगा वो। अब ये बताओ, कल किस किस ने जाके थोड़ी सी रिवीजन की है? वीडियो तो जिसने देखी रिवीजन किस किस ने की है कल? एजिंग रिपोर्ट जब देखे तो कौन कितनी एजिंग रिपोर्ट दिखाई दी? कस्टमर एजिंग की कितनी रिपोर्ट दिखाई दी? मैंने 23 रिपोर्ट्स देखी थी उसमें। कल कस्टमर एजिंग की कितनी रिपोर्ट दिखाई दी तुम्हें, ये बताओ मुझे। वही आंख, जब तुमने कस्टमर एजिंग टाइप किया होगा ना तो रिपोर्टों की लिस्ट आई होगी कितनी रिपोर्ट है कस्टमर एजिंग के नाम से। तुम लोगों ने वो आंखें खोलो, आंखें खोलो। एक घोड़ा होता है, उसके आगे ना यूं लगा देते हैं, वो आगे पीछे इधर उधर देख नहीं पाता, इसलिए वो चेन में बंधा रहता है। जो घोड़ा पूरा देख पाता है ना, वो खुला दौड़ता है। कस्टमर एजिंग जब तुमने कल टाइप किया होगा एज अ होमवर्क, तो उसने 3 रिपोर्टें तुम्हें दिखाई होंगी। वो तीनों रिपोर्टें क्या है, ये आज का होमवर्क है। प्लीज। 5 रिपोर्ट दिखा रहा है, 5 रिपोर्ट कस्टमर एजिंग की, ये 3 दिखा रहा है, तो कस्टमर डिटेल एजिंग, कस्टमर समरी एजिंग, हाँ, कस्टमर कस्टमर एजिंग सिंप्लीफाइड, ऑर्डर सिंप्लीफाइड, ठीक है। तीनों के बारे में देख लिया आपको डिटेल। दूसरा होमवर्क क्या था कल का? क्विकली आज आगे बढ़ना है। कस्टमर कार्ड के फील्ड के बारे में है। कस्टमर कार्ड के फील्ड के बारे में नहीं, एक और होमवर्क था प्राइवेसी ब्लॉक। प्राइवेसी ब्लॉक, तो बाद में बात करेंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कस्टमर कार्ड Warehouse। नहीं वेयर हाउस नहीं था, कस्टमर पेज था। मैंने कहा था सारी फील्ड देख के आओगे, सारा फील्ड वही। ठीक है, देख के आओगे सारी फील्ड ने। प्राइवेसी पे कोई बात कर रहा है? प्राइवेसी ब्लॉक क्या है बताओ मुझे। जिनका आपको देखा हाँ, कोई बात नहीं। एक पे ये बता रहा है कि कस्टमर हमको रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको उसकी प्राइवेसी एक रेगुलेशन के हाँ, उसको बंद करवा यूएस में रेगुलेशन है। यूएस हाँ ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको बंद करवा दीजिए। हाँ, और एक जो ब्लॉक का सिस्टम दिया है हमने, ब्लॉक ये है कि हम ब्लॉक नहीं, प्राइवेसी तो प्राइवेसी ब्लॉक से क्या होता है? मेरे को दिख तो रहा है डेटा फिर भी। बताओ बताओ। जैसे हम ना जहाँ पे भी उसकी इंफॉर्मेशन यूज हो रही होगी, लाइक हाँ। उसका एड्रेस या फिर कोई भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो वो हमें डॉक्यूमेंट नहीं बनाने देगा। जैसे ऐसा नहीं है, इनवॉइस मुझे बनाने देगा। इनवॉइस बनाने देगा, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है वो हम शेयर नहीं कर पाएंगे। कैसे शेयर नहीं कर पाएंगे? बहुत सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। मतलब जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो कैप्चर नहीं होगी, ऐसा है? कैप्चर होगी बेटा, जब हम उसका डेटा डाउनलोड करेंगे एक्सेल में। डिटेल्स जब हम डाउनलोड करेंगे एक्सेल के अंदर या कहीं और डिटेल डाउनलोड करेंगे, हमने कहा कस्टमर लिस्ट हमें डाउनलोड करनी है, उस टाइम वो डेटा नहीं आएगा नहीं आएगा। क्योंकि प्राइवेसी ब्लॉक्ड है उसकी। मैंने उसको सेल्स ऑर्डर बना के देखा था तो वो बना ही नहीं था, फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रोफाइल सेल्स ऑर्डर बनेगा, नहीं बन रहा था। ब्लॉक दो आप उसको। सर वो ब्लॉक कुछ और ब्लॉक होगा। प्राइवेसी ब्लॉक में सेल्स ऑर्डर बनता है। Privacy अदरवाइज मेरा block कस्टमर बनाने का मतलब क्या है फिर? देगा वो। फिर कस्टमर देख लेंगे। चलो चलिए, अब एक काम करते हैं, हम लोग कस्टमर मास्टर खोलते हैं। कौन मुझे फटाफट आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें जल्दी खत्म करना है। कौन मुझे फटाफट लेके जाएगा आगे? खोलो, लगाओ इस पे। हाँ जी सर। कल हमने बात की थी सबसे ऊपर चलो, सबसे ऊपर कस्टमर वेंडर की हमने बात की थी, बैलेंस एलसीवाई एज वेंडर। ये कब यूज में आता है? जब कस्टमर हमारा वेंडर की
जाएगा हाँ तो उसके according- मेरे पर क्या पूछेगा मेरे से मेरा कस्टमर, जब मैं ये बोलूँगा कि हम ऐसे इसको यूज़ करेंगे? सर जब कस्टमर की कुछ पेमेंट एज अ वेंडर कंपनी के सिनेरियो side पे- सिनेरियो बताओ मुझे, सिनेरियो बताओ। सर फॉर एग्जांपल लाइक इफ अ कस्टमर वो एक एज अ वेंडर भी अगर काम कर रहा है, मान लो कि अगर उसने कोई मतलब आपको मटेरियल दिया और उसकी कुछ पेमेंट्स बाकी है कंपनी के साइड से, तो वेंडर है तभी तो पेमेंट बाकी है, तो कस्टमर कहाँ से आ गया वो मेरा? सर वो कस्टमर का भी रोल कर रहा है, वो पेमेंट सर कस्टमर एज अ वेंडर है, दोनों ठीक है। काम कर रहे हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स पर्सन कोड क्या होता है? जो भी हम सेल्स पर्सन जो भी इस कस्टमर का सेल्स हाँ। पर्सन होता है वो वहाँ पे डिपेंड जो सर, client फायदा को क्या है? देता फायदा क्या है इसका? सेल पर्सन बनाने का ये फायदा होता है कि हम उसी सेल पर्सन से ये कस्टमर वो हैंडल करेगा और सेल्स और? ऑर्डर सेल्स Sales पर्सन वही से करेगा। बहुत सारी चीजें लिंक होती इस है, customer का सारा जो भी देखेगा वही interactions data। वगैरह करता है हाँ। है ना, हम्म। और जो भी कॉल वगैरह करता है, जो भी उसकी रिस्पांसिबिलिटी डिटेल्स होती चीज है और कमीशन भी होता है। कमीशन भी होता है, वेरी गुड। क्या मैं सेल्स पर्सन को एम्प्लॉय मास्टर से लिंक कर सकता हूँ? एम्प्लॉय मास्टर से हाँ जी सर कर सकते हैं सर। करके दिखाओ, चलो जाओ। खोलो, किसी का भी खोलो। कंसोर्ट फंक्शन ऐड करके चेक कर लो वहाँ पे। कर देंगे। सर्च में चलेगा, हाँ। सेल्स पर्सन एंड परचेज कोड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो सर ये हम लोग मतलब स्पेसिफिकली जो ये असाइन करते हैं, या हम लोग इसलिए असाइन करते हैं कि अगर कोई इसको टास्क दिया गया है, अगर उसका परफॉर्मेंस या ट्रैक के लिए इसको असाइन किया जाता है कि मतलब इस बंदे को ये ड्यूटी असाइन करी गई है, और ये अगर इसको ये कोड अगर इस पर अवेलेबल है तब जाके यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज अगर इसको अथॉरिटी नहीं होगी तो ये यूज़ नहीं कर पाएगा। मैं समझा नहीं, अथॉरिटी वाली बात नहीं समझा। अथॉरिटी मतलब इन द सेंस परमिशन, किस चीज़ की परमिशन? मतलब स्पेसिफिक मतलब कोई टास्क अगर दिया गया परचेज या सेल्स का, तो वो तभी वो एम्प्लॉय तो मास्टर अभी आया है, एम्प्लॉय मास्टर तो अभी आया है, बचपन से तो नहीं था। सेल्स पर्सन कोड तो पहले से भी था, तो यहाँ पे एम्प्लॉय में सेल्स पर्सन कोड क्यों दिया है? सर ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए अब वापस जाओ, सेल्स पर्सन कोड पे जाओ। वैसे सर हो सकता है क्या? एम्प्लॉय मतलब हाँ, लिंक कर रहा है ना इसने, कर तो दिया। वहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर आ रहा था, दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय मास्टर के अंदर एक वो देखो अभी एम्प्लॉय मास्टर के अंदर सेल्स पर्सन कोड था। ये कस्टमर का आपका दिखा रहा है। ये होता है वो हैंग हो गया। डिटेल पे जाओ। अब इसके उसमें देखो एम्प्लॉय है क्या, यहाँ पर देख एम्प्लॉय। नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉय से इसकी मैपिंग की हुई है। सेल्स पर्सन कोड के अंदर एम्प्लॉय नहीं डाला हुआ, एम्प्लॉय के अंदर सेल्स पर्सन कोड डाला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? यश, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? सर जनरली ये वे और एक मतलब ये असाइन किया था टास्क, मतलब अगर स्पेसिफिक लाइक फॉर सेल्स परचेज, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन को उसको सेल्स परचेज के लिए अगर कोई टास्क असाइन किया गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यहाँ पे मेंशन किया जाता है उससे क्या होता है? सर, ताकि मुकुल बोलो। सर जो भी मतलब उसके इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे ना, वो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन जो होगा वो पढ़ के नहीं आया ना तुम लोग? अगर हम डिफरेंट टाइप के कस्टमर से डील कर रहे हैं हाँ। तो जैसे कि दो टाइप के हमारे कस्टमर्स हैं और एक मतलब जो हमारे 10 कस्टमर्स हैं वो कोई एक हैंडल करती है, तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डाल सकते हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट इन कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें ये मास्टर होता है, तो उसमें जाके हम ये यूज़ कर लो जो भी बात कर रहा है, ताकि आवाज़ ठीक आ जाए। ठीक है, हाँ जी।
सब गलत हो, इसमें भी सब गलत हो। क्योंकि इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि मेरा वो ब्रांच का बंदा है, वो सिर्फ मेरा ही डेटा देख पाए। ना ना ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है मेरा उस ब्रांच का बंदा है, वो सिर्फ मेरा ही अपना ही डेटा देख पाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? यही बनाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ओवरसाइट जब देखो मालूम तरह जवाब क्यों नहीं दिया? मैं वो बताता ना इसमें कि इतना घबरा जाते हो यार। मैंने कहा इट इज ओके टू बी रॉन्ग। ठीक है, मैं हो सकता है मेरी आवाज़ ही आती है आपको कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा, नहीं। इज दिस सेशन इट इज ओके टू बी रॉन्ग। पार्टिसिपेट करो और लेकिन दिमाग लगा के पार्टिसिपेट करो। अब बता क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? अब बताओ। वहीं पे जैसे हमारे अलग अलग ब्रांच होते हैं ना, तो कौन से किस ब्रांच से हम वो करेंगे कस्टमर, वहाँ ही हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। आज तक कभी यूज़ किया है? नहीं, इसको यूज नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया मैंने आज तक? नहीं किया यूज़, क्यों नहीं किया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना क्या चीज़ क्या करती है, हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर किया पाएंगे। है सर, हमने तो किया है सर। कहाँ किया है? नहीं पास्ट में किया है कैसे यूज़ किया है बताओ? सर। नहीं पास्ट में सर क्या है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दी हुई है कि मतलब अगर वो मानेसर में है, अगर वो बंदा पर्टिकुलर मानेसर का है तो वो चेन्नई के डॉक्यूमेंट्स ना देख पाए, और अगर वो चेन्नई का बंदा है तो वो उस मानेसर के डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा हाँ जी सर। उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट ना देख पाए? सर वो परचेज सेल्स मतलब जो भी मतलब अगर चेन्नई में अगर जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो बात करती है ना, हाँ जी। बताने वाला क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो बात करता है ना, हाँ जी। वो बात करता है सिर्फ दो एरियाज में, सेल्स एंड परचेज। प्रॉब्लम मेरी ये है कि सेल्स एंड परचेज का तो मैं डॉक्यूमेंट नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं को अगर लेजर देखने का राइट है, फाइनेंस देखने का राइट है, तो मैं सारे देख पाता हूं। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ ब्रांच B1 पे हूं, तो मैं B1 से ही रिसीव कर पाऊं ट्रांसफर ऑर्डर और B1 से ही ट्रांसफर ऑर्डर दे पाऊं, तो फ्रॉम ईयर टू B1 ही होना चाहिए मेरा। ये फंक्शनलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से नहीं मिल पाती है, इसलिए जनरली लोग इसकी चीज के ऊपर कस्टमाइजेशन करके काम चलाते हैं। फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आज 25 साल से तो मैं जानता हूं इसको उन्होंने ढंग से बढ़ाया नहीं है। मतलब जब मैं कहता हूं कि बॉस मेरा ब्रांच का ही डेटा मैं देख पाऊं, तो मैं अब किसी और के ब्रांच का लेजर भी क्यों देख पाता हूं? नहीं देखना चाहिए। दूसरी तकलीफ क्या आती है कि एक कस्टमर मल्टीपल ब्रांच में काम कर रहा है, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी काम में नहीं आता है। कई कस्टमर ऐसे मिलेंगे आपको, बोलेंगे कि मेरे पास 3 फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री में A आइटम बनता है, एक फैक्ट्री में B आइटम बनता है, एक फैक्ट्री में C आइटम बनता है। कस्टमर A X A आइटम इस फैक्ट्री से लेता है, B आइटम इस फैक्ट्री से लेता है, C आइटम इस फैक्ट्री से, लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है, तो मुश्किल हो जाएगी मुझे। इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली यूज नहीं करता हूँ। तो स्पेसिफिक केसेस होंगे जहां पर मैं यूज कर पाऊंगा। चलिए, सर्विस जोन कोड किस ये जोन का है, कहाँ का सर्विस क्या है? जोन कोड जो होता है ना, क्या होता है ये? सर सर्विस जोन कोड जो है जनरली सर्विस आइटम के ऊपर ये लगता है, जो कि अगर मान लीजिए कि अगर पर्टिकुलर कस्टमर है उसको अगर मतलब पर्टिकुलर उससे कुछ सर्विसेज आई है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे एक कोड इनको असाइन करते हैं। सर्विसेज आई है, मतलब सर्विस इन द सेंस मतलब कुछ आइटम मतलब है, अगर उस कस्टमर के बिहाफ में अगर आता है तो सर्विस आइटम सर्विस पे जाके नोट वो सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है? सर्विस मैनेजमेंट देखा है किसी ने? मैं इसलिए कहता हूं जब मास्टर्स पूरे पढ़ लोगे ना तो पूरा सिस्टम आ जाएगा। कोई कस्टमर नहीं जो सर्विस यूज करता हो, सर्विस मैनेजमेंट यूज करता हो? कौन है? सनी नहीं सर, नहीं। कोई यूज नहीं करता। आफ्टर सेल सर्विस का नाम सुना है? आफ्टर सेल सर्विस हाँ, LG वाले से माल खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, खराब हो जाता है तो क्या करते हो? सर्विस देते हो। सर्विस सेंटर में फोन करते हो, LG वाला क्या कहता है, अंडर वारंटी या नहीं है, ये सब का नहीं करता है। तो हमारे बिजनेस सेंटर में सर्विस कैसे दी जाती है, आफ्टर सेल सर्विस कैसे दी जाती है, ये आफ्टर सेल सर्विस के लिए चीज़ें तैयार कैसे होती हैं, ये बताओ। क्या फंक्शनलिटी है मेरा आइटम मास्टर में जो बताता है कि इस आइटम की मैं सर्विस दूंगा या नहीं दूंगा? मतलब नहीं, वो तो बाद में होता है। मैं जब सर्विस सेंटर्स मेरे हैं तो मेरा ये जो
सर्विस का बंदा होगा करने वाला, वो किस जोन का बंदा होगा जो इस सर्विस सेंटर के पास, इस बंदे के पास जाएगा। दिल्ली एनसीआर मेरा एक सर्विस सेंटर है, सर्विस जोन है, और दिल्ली एनसीआर का कस्टमर हुआ तो अगर कल को इसकी सर्विस देनी है तो दिल्ली एनसीआर के सर्विस सेंटर से मैं दूंगा। ये वो जोन है। डॉक्यूमेंट सेंडिंग प्रोफाइल, चलो छोड़ दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं, उसमें क्लिक करो, यहाँ क्लिक। और क्या कहता है ये? डॉक्यूमेंट कस्टमर कुछ समझ में आया? Specifies the preferred method of sending document to the customer so that you do not have to select a sending option every time. जब आप परचेज इनवॉइस को सेंड टू कस्टमर करते हो तो कैसे जाना है? वो पीडीएफ बन के जाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट बन के जाना है, ईमेल होना है, ईमेल किस आईडी से ईमेल होना है, किस आईडी पे कॉपी आना है, वो चीज आप यहां स्पेसिफाई कर रहे हो। कॉन्टैक्ट कोड क्या होता है? किस पर्सन से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कंपनी भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, वहाँ पर हम कांटेक्ट कार्ड बनाते हैं उस कस्टमर में जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन ही होगा हमेशा, वो कभी भी कंपनी नहीं होगा। कॉन्टैक्ट कोड के अंदर पहली हैं। बार पर्सन दिया होता है, कंपनी पर्सन दोनों ऑप्शन दिया होता है कहाँ पर? कंपनी के कॉन्टेक्ट behalf कार्ड में। में जब भाई साहब वो आप जब कॉन्टैक्ट कार्ड बना रहे होते हो तब दिया होता है। मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट कोड कौन सा आएगा मैं उसकी बात कर रहा यहाँ हूँ। तो कोई वो यहाँ पर सिर्फ पर्सन आएगा, जिससे हम यहाँ पर सिर्फ पर्सन आएगा कि बाय डिफॉल्ट मैं किससे बात करूंगा। इसमें नीचे आइए, ये बिल टू कस्टमर क्या होता है ये? हाँ बताओ। सर जैसे बिल टू, इनका बिल तो हो रहा है यूपी में, हम्म, शिफ्ट हो रहा है कहीं और, मतलब ये हरियाणा में, तो उसके इसमें लिए ये कोड होता है कि अगर मैंने परचेज किए, सॉरी हम्म, कस्टमर, हाँ ठीक है, मैंने परचेज, आपके कस्टमर हूँ, मैंने परचेज किया बट मुझे शिफ्ट कहीं और करवाना है और बिल मुझे आना चाहिए, तो उस केस में ये यूज होता है कि जितने इसमें हमारी Good, कस्टमर लिस्ट ही ओपन गुड होती है। गुड। यहाँ पे 2 कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन अब एक सिनेरियो बता दो मुझे, कहाँ का आंसर बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे फादर हैं, हम्म। ठीक है, वो कुछ मतलब उन्होंने कुछ परचेज किया है मेरे तुम लिए, पर्सनल तो पे आ गए, तुम पर्सनल पे आकर बिजनेस सिनेरियो बताओ मुझे। बिजनेस सिनेरियो, हाँ अगर मेरी एक जैसे हमारा नीपा में है, ठीक हम्म, है, अगर वो कोई भी चीज परचेज करती है हम्म। तो वो जाता है बद्दी में, बट जो भी उसकी बिलिंग वगैरह सब होती है वो होती है नीपा में, मतलब सॉरी गुड़गांव में, हम्म, तो उस टाइम पे ये फंक्शनैलिटी यूज होती है। चलिए EORI नंबर क्या होता है ये अपने यहाँ यूज नहीं होते, यूरोपियन बहुत बढ़िया। GLN नंबर क्या होता ये है? भी ग्लोबल लोकेशन नंबर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। कॉपी सेल टू एड्रेस टू QT फॉर्म क्या है ये? सर ये सेल्स कोड पे कौन सा एड्रेस कॉपी करना। ठीक है, चलिए। जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप, जनरल बिजनेस पोस्टिंग होता है इसमें ये होता है कि अगर हमारे बहुत सारे ये है, जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप क्या होता सर, है? जनरल- कस्टमर का ग्रुप डिफाइन करते हैं सर उसमें। क्या किस काम में आता है? कॉम्बिनेशन होता है, हाँ, कॉम्बिनेशन बनता है, उससे क्या होता है? चलो कॉम्बिनेशन बनता है जनरल बिजनेस पोस्टिंग ग्रुप, और किसका कॉम्बिनेशन बनता है? जनरल प्रोडक्ट प्रोडक्ट पोस्टिंग। पोस्टिंग का, अच्छा, इन दोनों में बनता है, इन दोनों इन कॉम्बिनेशन दोनों से को क्या मैं- बनता है? जनरल पोस्टिंग सेटअप। जनरल पोस्टिंग। अच्छा, और क्या पूछना है? क्या होता क्या है इससे? इससे ये होता है कि अगर हमारा जनरल बिजनेस पोस्टिंग में फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक है, हाँ, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट है फिनिश गुड है या Finished good है, resell है, जो रॉ भी है। मटेरियल है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे कौन कौन से जीएल हिट होंगे, किस चीज के GL होंगे? सेल 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 के? परचेज के, और? कॉस्ट के, डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाइड अकाउंट्स के, हाँ। और जो हमारा ओवरहेड अप्लाइड होगा उसका, ये सब के अकाउंट सेट होते हैं, एंड हमारा जो डिस्काउंट होता है उसके अकाउंट में भी इससे होता है, जीरो परचेज। प्रीपेमेंट होगी।
पेमेंट हाउस सर उसमें होती है सर वो Prepayment? नहीं सॉरी सेल्स पेड मेमो होती है उसमें। हाँ सेल्स पेड में मतलब सेल्स के जो भी होते हैं मतलब ओरिजिनल से क्या बोला इससे, किसी को समझ में आया कुछ? तुषार ने क्या बोला? क्या बोला? बता, समझा के बताओ मुझे, समझा मुझे। हमारा कस्टमर एक डोमेस्टिक है ना, हाँ, हम उसे गुड्स फिनिश गुड्स कस्टमर डोमेस्टिक नहीं है, जनरल बिजनेस डोमेस्टिक है। हाँ मतलब हम डोमेस्टिक है, तो ये हम कॉम्बिनेशन सेल करें ना इसको, इस डोमेस्टिक ग्रुप में जब हम सेल करें तो हमारा सेल ये वाला सेल भी ये ना होना चाहिए, क्रेडिट में डाला तो ये हिट होना चाहिए। जब मैं सेल की एंट्री करता हूँ तो क्या एंट्री आती है? तुषार नहीं बोलेगा, कोई और बोलेगा। सेल की एंट्री कर देना। जब मैं सेल इनवॉइस पोस्ट करता हूँ क्या एंट्री आती है? सेल इनवॉइस पोस्ट करते समय सर हमारा पॉक्स Customer अकाउंट debit डेबिट to- जाता है। कस्टमर डेबिट कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट, और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू नहीं इन्वेंटरी क्रेडिट हो, इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट, पॉक्स अकाउंट डेबिट, हाँ जीएसटी। ये फील्ड प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से क्या क्या डिफाइन करती है ये बताओ मुझे। हमारा सेल्स अकाउंट, हाँ, कॉस्ट Cost account. अकाउंट एंड नहीं इन्वेंटरी पोस्टिंग सेटअप। इन्वेंट्री इन दो अकाउंटों को डिफाइन अकाउंट को करती है। डिफाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस पोस्टिंग जो मैंने लिया और लाइन पर जो मैंने आइटम सेलेक्ट करूंगा उन दोनों कॉम्बिनेशन होता है एंड देन वहां पे मतलब जो उस आइटम में मेरा प्रोडक्ट पोस्टिंग ग्रुप मैप हो रहा था उससे उससे कॉम्बिनेशन बनता है कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप क्या डिफाइन करता है? कस्टमर कौन सी सर कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप जनरली एक है, कस्टमर के रिसीवेबल अकाउंट से लिंक होता है जो कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हिट करते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट करेगा? कस्टमर बोले जो कस्टमर के अकाउंट्स को कस्टमर डेबिट को हिट करेगा वो। ठीक है, चलिए। करेंसी कोड यूएसडी, सर जनरली कस्टमर किस करेंसी कोड में डील कर रहा है, करेंसी Either वो कोड को USD मैं है, करेंसी कोड को सेटअप कैसे करता हूँ मैं? करेंसी का है उसमें एक्सचेंज रेट तो अगर मुझे यूएस डॉलर का रेट वर्सेस आईएनआर 87 देना है तो क्या दूंगा मैं? नहीं पता। करेंसीज के पेज करेंसी के पेज पे मैं एक 1/87 डालूंगा, 87 डालूंगा। 87 डालूंगा, 1/87 नहीं। 1/87 कस्टमर प्राइस ग्रुप क्या होता है? नेक्स्ट चलो फ्लावर चलते हैं आगे। सेल प्राइस होता है ना जी, जो हम डिफाइन करते हैं आइटम कार्ड पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन इस करेंगे customer- अरे तो यार फिर हवा में जा रहे हो सारे के सारे। मैंने क्वेश्चन है, मैंने प्राइस डिफाइन करने के लिए नहीं बोला है, मैंने पूछा कस्टमर प्राइस ग्रुप क्या होता है। यहाँ से कोई प्राइस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं प्राइस ग्रुप डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैं एक कस्टमर हूँ तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि जिस सपोज हमें कोई आइटम परचेज करना हो तो हम परचेज करते हैं तो उसका रेट डिफाइन करते हैं आपसे, हम ये आइटम परचेज करेंगे तो गलत वही तो बोल रहा हूँ, तो फिर प्राइस पे चला गया। केवल आइटम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सर नहीं कि हम इस कस्टमर को ये आइटम सेल नहीं, उसका ग्रुप यहाँ पे सर कस्टमर प्राइस ग्रुप में ग्रुप बनाते हैं जो आइटम प्राइस में हम मैप करते हैं सेल प्राइस में, ग्रुप वाइज जिस कस्टमर में ग्रुप मेंशन कर देंगे हम। अब बत्ती जली तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अब बत्ती जली। कस्टमर डिस्काउंट ग्रुप क्या होता है? यहाँ पे भी उसका डिस्काउंट का जो ग्रुप बनाते हैं वहाँ पे ग्रुप बना चलिए, लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन कर देते हैं। इनवॉइस डिस्काउंट कोड क्या होता है यार? ये कभी यूज किया तुम लोगों ने कभी? है, हर बार कस्टमर का कोड आ जाता है इसके अंदर, है क्या ये? भला क्या है ये? जब भी एक नया कस्टमर खोलता है कस्टमर डिस्काउंट ग्रुप कोड में उसका नंबर आ जाता है। कभी ध्यान दिया इस चीज का? इनवॉइस डिस्काउंट देते कैसे हैं हम? कहाँ डिफाइन करते हैं? Invoice. सेल ऑर्डर पे इनवॉइस डिस्काउंट का कॉलम रहता है, वहां कुछ भी डिफाइन है। वहाँ तो मैनुअली देते हो, लाइंस के नीचे ऑटोमेटिकली कैसे आएगा? वो तो स्टैटिस्टिक्स में मैनुअल डाल दिया आपने, उसमें मैनुअल डाल दिया। बुलियन था अलाउड इनवॉइस डिस्काउंट। सेटअप कहाँ मार रहा हूँ कि 5% आना है, 10 तो मार पीछे के भाग रहे मार रही हो। सर सेल्स एंड प्राइसेस सेल प्राइसेस एंड डिस्काउंट्स पे जाके इसका ये डिस्काउंट कोड हम डिफाइन करेंगे और जैसे हम ये दिखाना जरा मुझे रॉयल डिस्काउंट कहाँ डिफाइन करते हैं, जिसको भी आता है वो दिखा दो मुझे। प्राइस एंड डिस्काउंट्स लाइन डिस्काउंट्स अच्छा, इनवॉइस डिस्काउंट कहाँ है इसके अंदर?
इनवॉइस डिस्काउंट से नथिंग टू लैंड डिस्काउंट क्या? अरे बुलियन है, मुझे बता इस कस्टमर को मुझे 5% देना है 1 लाख रुपए पे, दूसरे कस्टमर को मुझे 5% देना 2 लाख रुपए पे, वो कहाँ डिफाइन करूंगा मैं? प्रॉपर डिटेल्स शोल्डर तो कस्टमर कार्ड पे आ जाओगे। क्या बात कर रहे हैं? चलो कल बताना मुझे, दिमाग लगाओ। बॉस रोज यूज कर रहे हो ये, लो हैंगिंग फ्रूट्स ना निकालो, बाद में करेंगे। पढ़ाई करते वक्त तो सबसे मुश्किल काम करो। प्राइस इंक्लूड वैट का मतलब क्या होता है? वैट तो अपने यूज होता है, जैसे जीएसटी यूज होता है वैसे। यार तो हिंदुस्तान से बाहर काम नहीं करना क्या? सर जनरली कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इनको गुड सेल की, उसमें ना मैंने इनको ना टैक्स अलग करके नहीं दी, वो प्राइस में इंक्लूड करके दी। अगर ये बुलियन ऑन होगा तो वो जब मेरा लाइन पे मैं अमाउंट डालूंगा तो वो उसको बाइफरकेट करेगा, विदाउट वैट कितना होगा उसमें वैट कैलकुलेशन कितनी होगी। चलिए ठीक है, अब इसको ना मैं जस्ट फॉर द टाइम बिल्कुल ठीक कहा है इसने, और इस बात को मैं ये ड्रॉप करता हूँ, लेकिन मैं कैलकुलेशन तुम लोगों से समझना चाहूँ। अगर मेरे को कोई कहता है कि ये माल 100 रुपए का है इंक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी 18%, तो मेरा बेस प्राइस क्या होगा? कैसे निकालोगे? बेस प्राइस होगा सर 100, ये इसमें इनटू 100 डिवाइडेड बाय 118 118। बेस प्राइस। गुड, चलो यहाँ तक तो तुम अलाइंड है, आगे बढ़ते हैं। प्री पेमेंट परसेंटेज, यहाँ पे हम प्री पेमेंट का परसेंटेज डिफाइन करते हैं। ठीक है। प्री पेमेंट कैसे होता है बाद में समझाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में कभी यूज नहीं करेंगे इसे। एप्लीकेशन मेथड मैनुअल, इसका मतलब क्या होता है? मैनुअल अगर कर देंगे तो जो भी हमारा इनवॉइस होगा और जो भी हम पेमेंट करेंगे उसको मैनुअल जाकर अप्लाई करेंगे सर। ठीक है। किसी ने यहाँ पर बिजनेस नवीजन में काम किया हुआ है? हैं? किया हुआ है। एप्लीकेशन में नवीजन में इसमें कुछ फर्क आया है बिजनेस सेंटर में? ये तो दिक्कत है। पार्टनर टाइप क्या होता है? हाँ, लिखो, कल बताना मुझे। इंटरेस्टेड पार्टनर टाइप क्या होता है, और क्या हिंदुस्तान में यूज होगा या नहीं होगा? पेमेंट टर्म्स कोड क्या होता है? किस किस तरह की पेमेंट टर्म कोड में डाल सकता हूँ? एडवांस होता है। एडवांस पेमेंट, चलो, और डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट मतलब बिल दिया उसने पेमेंट दे दी। वो तो कैश पेमेंट। कैश पेमेंट हो गया। पेमेंट होगी। और किस किस तरह की, मतलब जानबूझ के क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे सामने तो कुछ पड़ा हुआ है 1 मंथ 8 डेज। 1 मंथ अगर 1 मंथ का पेमेंट टर्म्स है और 8 दिन हाँ पहले देता तो उसे हम कुछ परसेंट डिस्काउंट भी दे सकते हैं पेमेंट पे। चलो गुड। पेमेंट मेथड कोड क्या होता है? किस मेथड के थ्रू उसका Cash पेमेंट होगा? कैश, कैश, एनईएफटी, यूज किया कभी किसी ने इसको? आरटीडी, जीएस, किया था? इनवॉइस काटते क्या होता है? पेमेंट पोस्ट हो जाता है। पेमेंट पोस्ट हो जाता है। मतलब इसमें इसको use नहीं करना। इसको यूज नहीं करना। सर पेमेंट पोस्ट हो जाता है ना। हाँ जी। मतलब अगर पहले से मैच किया तो कई तो जो आते हैं कि बना के आते हैं ना इसलिए यहाँ पे इसको यूज नहीं करना है। ये यूज किया जाता है जनरली जब आप सेल्स ऑर्डर को एज अ पॉस बिलिंग यूज कर रहे हो। हमारे नॉर्मल पार्लेंस में इसको हम यूज नहीं करते हैं। बस करते हैं, आज हम मीटिंग में जाएंगे, लेट हो गए। हाँ, रिमाइंडर टर्म कोड नहीं, सॉरी, पेमेंट मेथड कोड।
पेमेंट मेथड वो वही सर। हाँ सॉरी, पेमेंट मेथड हो गया। रिमाइंडर टर्म कोड क्या होता है? जो भी हम कस्टमर को रिमाइंडर भेजते हैं वो यहाँ पे जो भी हम रिमाइंडर टर्म्स में उसका सेटअप करते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उस रिमाइंडर होता क्या है, मुझे समझा नहीं। जैसे कस्टमर्स की सर ओवरड्यू अमाउंट ओवरड्यू पेमेंट हो रही है ना, जिससे ओवरड्यू क्रॉस कर जाता है, हाँ, तो उसको तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम रिमाइंडर भेजते हैं। कैसे बनाते हैं रिमाइंडर? रिमाइंडर टर्म्स बनाते बनाते हैं, हैं, इसका लेवल बनाते हैं। सब बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिमाइंडर चलो ये रूपा बताइए। चलो सर उसके लिए पहले हम रिमाइंडर सेटअप करते हैं। एसएमटीपी का मेन है जो हमारे सिस्टम एसएमटी तो बहुत दूर आ गया, उससे पहले एसएमटी से बहुत कुछ है। टर्म कोड सेटअप करते हैं। हाँ, फिर बीच में जो हमारा चलता है सर, उसके बाद उस हिसाब से हमें इनको किसी कब इनका रिमाइंडर टर्म तो यहाँ सेट कर दिया, अब क्या करेंगे इसके बाद? सर जो रिमाइंडर सेटअप होता है वहाँ पे हम स्पेसिफिक टर्म सेटअप करते हैं। अच्छा, फिर हाँ। अपने आप चले जाता है उसके बाद नहीं मेल? सर, फिर उसके लिए Reminders- SMT जो तो सर बोल रही हूँ। मेल एसएमटी पे तो बना दिया मैंने, अब सब तैयार है। उसके बाद भी अपने आप चले जाता है क्या? सर, उसके लिए एक जॉब क्यू का प्रोसेस रन जॉब क्यूब से पहले क्या करना पड़ता है? जॉब क्यूब तो अलग चीज हो गई। बता बट्टी। रिमाइंडर्स पे जाके इस कस्टमर को सिलेक्ट करके हम वहाँ पे करते हैं सजेस्ट रिमाइंडर लाइंस, तो इसकी जो बहुत बढ़िया, अमाउंट वो इनवॉइसेज आती है वहाँ पे बहुत show बढ़िया। मतलब किसी उसका लेवल भी डिफाइन करते हैं कब कब हमें रिमाइंडर भेजना है। उसमें वो फार्मूले कुछ और होते उसके हैं बाद जो अगर कुछ फार्मूले एडिशनल चार्जेस है तो अभी ऐड हवा में बातें हैं सर। फाइनेंस चार्ज टर्म कोड क्या होता है? ये सर जनरली चार्जेस लगते हैं, जो अभी बोल रहा था कि जैसे रिमाइंडर ऐसे भेज रहे हैं और उसके बाद मान लो कि अभी आपको जैसे ये रिमाइंडर की होगा- फंक्शनैलिटी है, वैसे ही फाइनेंस चार्ज टर्म्स कोड की फंक्शनैलिटी होती है। रिमाइंडर में मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं जो परसेंटेज लगा रहा हूँ ब्याज की, इंटरेस्ट की, वो मैं उसके लेजर में लेके जाऊं नहीं जाऊं, इसको मैं यूज करता हूं उसको लेजर में ले जाने के लिए। कैश फ्लो पेमेंट टर्म कोड क्या होता है? एक है पेमेंट टर्म कोड, एक है कैश फ्लो पेमेंट टर्म कोड। कैश फ्लो पेमेंट टर्म कोड क्या होता है? तो सर ये कैश फ्लो का रिपोर्ट मैंने बनाया नहीं है, मैं कैश लिखो फ्लो लिखो लिखो। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? इसका बुलियन जो ऑन रहेगा ना, हमेशा ऑन रहता है। होता क्या है ये? ऑफ रहेगा तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। कौन सा स्टेटमेंट? कस्टमर स्टेटमेंट जो कौन सा वाला स्टेटमेंट? कस्टमर ही जो होगा सर, होगा। कितना सिंपल है। लर्न बोल, कौन सा स्टेटमेंट रिपोर्ट? हाँ भाई तुषार, देखो लिखो। यार, नाम पढ़ के तुमने तुक्के मार दिए। आगे बढ़ो। इसमें डॉक्यूमेंट ही प्रिंट किया होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट नंबर क्या होता है? क्लिक कर उसमें, वो मतलब ओवर कर, क्या कहता है ये? जितने बार स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं ना, वो नंबर वहाँ पे जनरेट होता जाता है कि हमने ये किया। तो कितने बार इसका चलो लिखो, दोबारा बात करेंगे। जो लास्ट ब्लॉक पेमेंट टॉलरेंस। पेमेंट टॉलरेंस क्या होती है? पेमेंट टॉलरेंस होता है जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपीज। टॉलरेंस मतलब क्षमता, इसमें ये मतलब चलो हिंदी समझ में आ गई। हाँ जी। हमें इससे इतने, जैसे इसका बैलेंस है 1 लाख रुपए, हाँ। हम जैसे 20,000 रुपए तक का हम से बर्दाश्त कर सकते हैं सर, तो वो सेट कहाँ देखते हैं वो सेटअप? पेमेंट टॉलरेंस को जाके देते हैं सर, जनरल सेटअप पे जाके नीचे पेमेंट टॉलरेंस का होता है, वहाँ पे नीचे पेमेंट टॉलरेंस परसेंटेज होता है, हम इतना अमाउंट इतना 10%। चलो ठीक है। यूज किया है कभी? करके देखो। टॉलरेंस एक लाइन बॉस, जब तक हर फंक्शनैलिटी को यूज करके नहीं देखोगे ना, कस्टमर को तुम जवाब नहीं दे पाओगे। आगे वो हर जगह होगा करने की जरूरत नहीं है। प्रेफर्ड बैंक एक्सेस कोड, अकाउंट कोड क्या होता है ये? क्यों यूज में आता है?
सर प्रेफर्ड बैंक अकाउंट कोड जनरली तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग आइदर जब हम इससे मान लीजिए कि ये कस्टमर है, हम इससे अगर इस बैंक में मतलब हमारी जो कुछ बैंक्स कुछ डिफाइन होती है बैंक अकाउंट जैसे हमारे सेटअप में डिफाइन है और हमने जैसे उसको कोड दे रखा है वहाँ पे 0102 ठीक करना किसका कोड है ये? बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं क्या इसमें? तो बैंक इसमें हम अपना यहाँ पे बैंक डिफाइन किसका बैंक होता है ये? कस्टमर बैंक अपने बैंक की बात नहीं हो रही है, कस्टमर के बैंक की बात हो रही है। पढ़ लो यार क्या कह रहा है वो। सर जैसे इससे कस्टमर से पेमेंट आएगा ना, जैसे हम तो अरे मेरे पास पेमेंट जहां मर्जी से आया, मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन से बैंक से आ रहा है। पेमेंट रिफंड करना तुम जाके मेरे बैंक अकाउंट में जाके कैश जमा कराया, मुझे क्या दिक्कत है? सर हमें जो पेमेंट आई है और उसको अगर हमें मतलब एक्सेस आ गया मतलब अगर हमें उसको रिफंड करना है तो हाँ। कस्टमर का एक पर्टिकुलर उसने एक बैंक अकाउंट का दिया हुआ है हमें, तब हम यहाँ डिफाइन ये करेंगे। कस्टमर का बैंक अकाउंट है, अगर मुझे पेमेंट डालनी होगी तो किस बैंक अकाउंट में डालनी है, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हर जगह हर टाइम ओपन नहीं करनी है। एक्सक्लूड फ्रॉम पेमेंट प्रैक्टिस लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। शिपिंग कोड क्या होता है? जहाँ हम कस्टमर को सेल करना है, कस्टमर का सेटिंग एड्रेस में किससे हम भेजते हैं? कस्टमर का मल्टीपल ब्रांच हो तो यहाँ पे शिफ्ट कोड बनाते हैं उसको। शिफ्ट कोड कस्टमर वाइज अलग होता है। कैसे? सर वो सिक्योरिटी सिम का एक बॉक्स है, वहाँ पर उनका एड्रेस मैप करते हैं, अगर अच्छा। उसका एड्रेस है तो। ठीक है। लोकेशन कोड क्या होता है यहाँ पर? ये किस लोकेशन से हम भेज रहे किस लोकेशन से हम हैं? हम अपने हाँ, प्रेफर्ड तो लोकेशन हमारा क्या है shipping हमारा? process जो हम कंबाइंड शिपमेंट क्या होती है? कंबाइंड अगर उसके अलग अलग परचेज ऑर्डर है तो उनका एक कैसे करेंगे शिपमेंट कंबाइंड? दो परचेज ऑर्डर उसने किया है लेकिन उनका शिपमेंट एक ही जगह कैसे करोगे? कैसे देखिए दो अलग परचेज ऑर्डर हैं, सेल्स ऑर्डर, दो अलग सेल्स ऑर्डर हैं, शिपमेंट कंबाइन कैसे करोगे? होगा करो उसके ऊपर। सेम कंबाइंड शिपमेंट टू मेक अ सिंगल इनवॉइस। जोई नहीं है, जो वो बोल रहा है उसका मतलब वही हो। दो ऑर्डर कोई मल्टीपल ऑर्डर्स के आपने अलग अलग शिपमेंट किए, उनका इनवॉइस एक बना दिया। सिंगल टैप पे दिखा है वो उसके ऑर्डर नंबर आ जाएंगे। रिजर्व ये कस्टमर के अंदर जो भी आइटम होता है ना, जो हम सेल्स ऑर्डर डिफाइन करते हैं उसे ये रिजर्व कर लेता है। पर्टिकुलर कस्टमर के रिगार्डिंग हम उसे रिजर्व करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड हाँ। करते हैं। ऑप्शनल रखना है, सॉरी ऑप्शनल ऑप्शन से का मतलब क्या होता है? सर, Optional optional रहेगा आप तो- reserve करना चाहते हो या नहीं? अब मैनुअल रिजर्व कर सकते हाँ, हैं। मैनुअल कर सकते हैं। शिपिंग एडवाइस, शिपिंग सर, थोड़ा भी पार्सल आपको हो parcel करनी रहा है, कंप्लीट करना है तो एडवाइस की बात हो रही है भाई। वो एडवाइस में वहाँ पे हम सर, पार्शियल और parcel कंप्लीट पहले- सिलेक्ट करते हैं। अगर कंप्लीट parcel- करना है तो कंप्लीट, अगर हमने सिलेक्ट किया तो Parcel कंप्लीट करने के देगा। पास- पूरा का पूरा Parcel जैसे हमारा करेंगे। 10 क्वांटिटी का ऑर्डर था 10 शिपमेंट मेथड क्या होता है? शिपमेंट में मतलब किससे हम शिप कर रहे हैं, Either जैसे कि? by years, sir, बाय by- ईयर हो गया, by road, सब। by- शिपमेंट एजेंट क्या होता है? किस एजेंट के थ्रू हम कर रहे हैं। जैसे कि? जैसे हमारा एजेंट कोई ऑनलाइन सामान है तो फ्लिपकार्ट हो जैसे वो भेजता है ना, फ्लिपकार्ट, ई कार्ट हो गया, ई कार्ड हो गया। एजेंट सर्विस क्या होती है? जो सर्विस प्रोवाइड करता है। अबे तो एजेंट ही हो गया ना। नहीं, एजेंट सर्विस क्या दे रहे हैं? जैसे वो कुरियर वाला कुरियर की सर्विस दे रहा है ना। डोर टू डोर दे रहा है। हाँ शिपिंग टाइम क्या होता है? टाइम होगी जब कितना टाइम लिमिट है उसका? ना टाइम लिमिटिंग ना करना, वन डालना इसके अंदर, वन। हाउ लॉन्ग इट टाइम वो टाइम डिफाइन करना वो मेरी warehouse लोकेशन से से इसकी लोकेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? warehouse में तो यहाँ पर आइटम आर शिप्ड व्हेन दे आर डिलीवर्ड। ठीक है चलो, माय मिस्टेक। बेस कंडक्ट कोड क्या होता है? तो ये कैलेंडर ईयर जो होता है ना, बेस कैलेंडर मैंने इसमें तो नहीं लिया, पर कॉन्टैक्ट में किया बता। कि हम उसमें अपनी छुट्टियां वगैरह डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वो इसमें मास्टर है और वो हम यहाँ से मैं यहाँ पर दुबई के किसी कस्टमर के साथ काम कर रहा हूँ,
ये दुबई को छोड़ो तो दुबई तो सैटरडे संडे ऑफ नहीं लगा। सऊदी के किसी कस्टमर के साथ काम कर रहा हूँ, वो फ्राइडे और सैटरडे ऑफ रहता है, मैं सैटरडे और संडे ऑफ रहता हूँ। तो उसका जो बेस कैलेंडर होगा वो मैं यहाँ डिफाइन करूँगा कि उसका फ्राइडे ऑफ है, उसके ये छुट्टियाँ हैं, सो दैट जब मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से वो करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए नीचे आइए। सो वर्किंग डेज डिफाइन करेंगे बेस कैलेंडर, चलिए नीचे आइए। कस्टमाइज कैलेंडर वो तो बेस होगा तो फिर कस्टमाइज हो जाएगा। हाँ जी, एसएससी कोड तो सबको आता होगा, सबको आता है पंटी एसएससी कोड? हाँ वो इसी के टीडीएस करते हैं, टीडीएस का हैं? सेटअप, टीडीएस का सेटअप इसी को लेकर करते हैं। क्या होता है एसएससी कोड? टीडीएस जीएसटी एसएससी कोड क्या होता है? सर ये कस्टमर हमारा ये क्या है, ये मतलब मतलब क्या है एसएससी कोड का? इंडिविजुअल है या कंपनी? क्या किया हुआ तूने, पढ़ाई क्या की हुई है? मैं बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस है, वही तो दिक्कत है, बैचलर ऑफ कॉमर्स होने चाहिए इस काम के लिए। साइंस वालों को कोडिंग में जाना चाहिए। हाँ जी, एसएससी कोड क्या होता है मुकुल? सर ये एसएससी क्या है, मतलब कंपनी है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, उसके हिसाब क्या फर्क पड़ता है उससे? सर फर्क पड़ने से क्या फर्क पड़ता है एसएससी बोर्ड से? यार वो सेटअप तुम्हें मालूम है ऐसे बनता है, उसके पीछे जाओ ना। रेट्स डिफरेंट रहते पैन नंबर रेट्स डिफरेंट रहते हैं एज पर एसएससी। क्या होता है? रेट उनके रेट डिफरेंशिएट रहते हैं तो उसको वो फिक्स करता है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या रहता है, क्या मतलब है, कहाँ काम में आ रहा है हमारा ये? एग्रीगेट टर्नओवर हैं? इनके जितने होंगे ना ब्रांच सबका टोटल सेल। कि हमारे किस काम में आ रहा है वो? हमें वो जीएसटी के टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्यों डाला हुआ है वो? क्योंकि जीएसटी का लिमिट था ना 40 लाख से मतलब ऊपर। जीएसटी का था? नहीं सर, टीडीएस नहीं जीएसटी का भी एक लिमिट है ना 40 लाख। ई इनवॉइस का होता है सर, ई इनवॉइस का 5 लाख से ऊपर तो इनवॉइस का टैक्स। इनवॉइस का भी एक होता है ना, क्या? इनवॉइस का लिमिट होता है कि हम इतने काम उसमें TDS वो तो वो मेरा लिमिट है भाई, कस्टमर से क्या मतलब है उसका? वो तो मेरा लिमिट है, अगर मैं 5 करोड़ से ऊपर तो मुझे इनवॉइस करनी है, नहीं है। नहीं तो नहीं करनी। कस्टमर से क्या मतलब है उसका? अगर 40 लाख से ऊपर टर्नओवर आएगा तो जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा ना। किसके लिए? कम वो गुड्स और सेल कर रहे हैं तो हम सेल कर रहे हैं तो जीएसटी तो मेरा लगेगा ना, बात खत्म। मैं कस्टमर का टर्नओवर क्यों मालूम कर रहा हूँ? टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कस्टमर का टीसीएस टीसीएस। अच्छा बता, सीए, अब यहाँ सीए वाला दिमाग रहेगा। मेरे को टर्नओवर कस्टमर क्यों मालूम करना है? कौन सा लॉ मेरे यहाँ काम में आ रहा है? सर एमएसएमई का भी सर करना है। एमएसएमई का टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। एमएसएमई का अगर वो रजिस्टर्ड है तो मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, तो यहाँ पर मुझे कस्टमाइज करके वो डालनी करनी पड़ेगी। हो सकता है उसका 5 लाख का टर्नओवर हो लेकिन एमएसएमई रजिस्टर्ड ना हो वो, तो जब तक एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है मुझे एमएसएमई से कोई मतलब नहीं है। और शायद तो ये जीएसटी के लिए होगा। हाँ? जीएसटी के लिए, जीएसटी के लिए। हाँ सर, जीएसटी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्या? मेरे को याद है मैं जब सीहॉक में हमने जब हम सीहॉक में एक कस्टमर सेटअप कर रहे थे तो वहाँ पे कस्टमर जो एग्रीगेट टर्नओवर थी वहाँ पे हमने 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट सेटअप कर रखी थी। हाँ। तो वहाँ पे क्या था, जब हम वहाँ पे जब कस्टमर कार्ड पे हमने 20 लाख जब लेस देन 10 लाख था तब तक उसने मुझसे जीएसटी की डिटेल मैंडेट नहीं करी थी, लेकिन जैसे ही मोर देन मैंने डाला था तो उसने जीएसटी की डिटेल मेरे लिए मैंडेट कर दी थी कि वो डालनी कंपलसरी है आपके लिए। बिना जीएसटी डिटेल में आगे बढ़ जाऊंगा, वो कस्टमाइज कर रखा हुआ सीहॉक में। जीएसटी लॉ क्या कहता है? सर जीएसटी लॉ कहता है कि अगर आपकी मतलब डिफरेंट सैलरीज है 10, 20 या 40 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर है, 10 लाख किसके लिए? 10 लाख सर्विस के केस में और 18 लाख का सर्विस के केस में नहीं सर 20 लाख सर्विस के केस में, हाँ। और 10 लाख 40 लाख जो 10 लाख डिफरेंट स्टेट्स के केस में, मतलब कुछ कैटेगरी में कैटेगरी 2 स्टेट्स हैं हाँ। उनमें 10 लाख की लिमिट लगती है। और सिमिलरली 40 लाख गुड्स के केस में 40 लाख की जो आधी हो जाती है 20 लाख वो हाँ। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 स्टेट्स में तो 10, 20, 40 3 साल तक है। हाँ। अगर उससे ज्यादा कभी भी टर्नओवर होगी आपकी तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वो उसके लिए कंपलसरी है ना, या तो मैं बेच रहा हूँ ना, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं B2B काटूंगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो मैं B2C काटूंगा। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो जीएसटी बिल काटना है, वो तो वो सोचेगा ना। हाँ। यहाँ पर टर्नओवर के लिए सर शायद कम पोजीशन में हो उसके लिए टर्नओवर उसके लिए ज़्यादा कम पोजीशन में।
कोई नहीं यार जीएसटी बिल तो मैं काट रहा हूँ, तो मैं तो जीएसटी बिल काटूंगा ही काटूंगा। अब उसका टर्नओवर होगा तो B2B हो जाएगा, नहीं तो B2C हो जाएगा। राइट, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं। तो उसका टर्नओवर क्यों डाल ले रहा हूं मैं? हो करो, कुछ नहीं बताएगा तुम्हें ये, बस ये बताएगा यार टर्नओवर डाल दो। हाँ, 2 ही ऑप्शन है। क्यों? जहां तक मेरा अपना सोचना है, इस फील्ड का कोई मतलब नहीं है। ये केवल सर ये डिफाइन करते हैं कि कोई मतलब नहीं है इस फील्ड ऊपर का है, मेरे हिसाब से। अगर अप्लाई करते हैं इसको हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मेरे हिसाब से। आई माइट बी रॉन्ग, आई विल गो इन मोर डीप टू इट। डिफरेंस लेता है क्या? श्योर नहीं है, बट बजरंग में इसका यूज कर रहे हैं टर्नओवर के लिए डिडक्ट करने के लिए टीसीएस शायद तक। टीसीएस की वैल्यू 10 करोड़ नहीं है। नहीं, इस में हाँ, वो नहीं है, लेकिन कुछ सेटअप हाँ। तो मैं और श्री यहाँ पे बैठे थे, काफी डिफरेंट इस पे डिस्कस कर रहे थे। क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे मोर देन 10 करोड़ सेट किया था, हाँ, बट उसका कुछ इनवॉइसेस और टीडीएस का सेटअप नहीं हुआ। टीडीएस का सेटअप करने के बाद क्या हुआ कि उसने एरर मारा कि एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे मालूम करने की क्या है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, पर जैसे स्वराज कह रहा है, देयर माइट बी रीजन बिहाइंड इट, लेट्स फाइंड आउट। जीएसटी कस्टमर टाइप रजिस्टर, जीएसटी नंबर सबको मालूम होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या मतलब होता है? हाँ सर, जीएसटी लॉ क्या कहता है? सर जीएसटी लॉ में सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर हाँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए मतलब डिफाइंड है। अगर एज मेरा जो मेरा कस्टमर है वो एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड है, हाँ। तो उसके लिए जो टैक्सेशन पर्सपेक्टिव है कुछ चेंज हो जाता है। हाँ। उस पर्पस से यहाँ पे बट बुलियन दिया गया है। ठीक इसे है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अगर मेरा कस्टमर ई कॉमर्स ऑपरेटर में रजिस्टर एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। स्टैटिस्टिक्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आता है ना क्या है ये? एक हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज, एक होता है एडजस्टेड प्रॉफिट परसेंटेज। दोनों में फर्क क्या है? नहीं, स्टैटिस्टिक्स इसका ऊपर खोल दे, ऊपर से खोल दे स्टैटिस्टिक्स। कस्टमर में जा, स्टैटिस्टिक्स, हाँ वो राइट में। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ, दिखा रहा है एडजस्ट प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कहानी है? बहुत सब्जेक्ट, तुम्हारा सब्जेक्ट ही है, और अभी तक कस्टमर कार्ड में ही है, आगे बढ़े नहीं है। और कस्टमर कार्ड में 25% यूज़ किया अभी तक हमने, अभी तो सारे मेन्यूज बाकी हैं उसके। चलिए, टाइम हो गया, आज हम इसको क्लोज करते हैं। आप लोग जो लिखा है लिख करोगे, और मेरे YouTube चैनल पे कस्टमर कार्ड वाला वीडियो देख के जाओगे। तो मैंने जो लिंक भेजा है उससे तो आप उस वीडियो पहुंचेंगे, वहां से चैनल पे तो पहुंच ही जाओगे। वहाँ से उसमें कुछ स्टेप थे सर जो आपने स्किप कर दिए थे कस्टमर कार्ड। हाँ, किए, जानबूझ के किए थे यार, वीडियो के हिसाब से तो जरूरी चीज़ें की जाती है ना बस। जैसे आप हमसे यहाँ पर डीपली पूछ रहे हैं ना, उसमें कुछ स्किप आपने कर दिया, तो हम वही चीज ढूंढ रहे थे जो